एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप किस तरह से इम्पैक्ट करती है? बच्चों में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? स्कूल्स इसको किस तरह से लेकर चलें? एज अ स्कूल लीडर, प्रिंसिपल्स के लिए, मेंटोर्स के लिए गाइडेंस क्या है? हम ये पैनल डिस्कशन में एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। Entrepreneurship is basically an skill. This skills is required anybody to become successful. एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा स्किल है जो आप सोसाइटी में इम्पैक्ट ला सकते हैं, कम्युनिटी में इम्पैक्ट ला सकते हैं। जो सोसाइटी में जिस चीज़ की ज़रूरत है और अगर कोई स्मार्ट माइंड वो आइडेंटिफाई कर ले और उसके ऊपर काम करे तो वो जो इम्पैक्ट आप ला सकते हैं, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। Entrepreneurship skills are concerned. It's a holistic term which includes multiple skills in it. एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को हम एज अ पेरेंट कैसे देखें? फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो अब इन चीजों के अंदर हम बच्चों के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स देखें या नहीं देखें? अब हम चाहते हैं कि अब हम गुलाम नहीं, अब हम लीडर्स बने करके। इसके लिए स्कूल एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। और जहाँ तक करिकुलम की बात है सर, तो करिकुलम में जो स्किल सेट्स हमको चाहिए उसके अंदर एक स्किल सेट है क्रिटिकल थिंकिंग। आप एक ही काम कीजिए, एनईपी 2020 को ईमानदारी से इंप्लीमेंट कर, दैट्स ऑल। क्योंकि वो अकेला सिलेबस है जो अब एंटरप्रेन्योर बनाता है, जॉब वाला नहीं बना। तो उसमें वो सारे फीचर जो स्किल्स सर ने बताए हैं और जो स्किल एंटरप्रेन्योर को लगते हैं, वो सारी चीजें उसके अंदर अवेलेबल। कुछ पेरेंट्स के अंदर मैंने ये देखा है कि हमने हमारे बच्चे को स्कूल भेज दिया, हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। एक्चुअली विच इज नॉट ट्रू, क्योंकि अगर बच्चा स्कूल में जाकर सीख रहा है डोमेस्टिक वायलेंस इज बैड एंड अल्कोहल इज बैड, और फिर जब वो घर पे आता है और उनके वालिद उनकी अम्मी को मार रहे हैं या वालिद शराब पी के घर आ रहे हैं, मैं अगर स्कूल में सीख कर आ गया कि इट इज बैड और घर पे आकर देख रहा हूँ कि ये यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा है, इट कैन गो एनीवे। या तो मैं सीख के बाप से लड़ लूं कि आप गलत कर रहे हैं, या तो मैं चुप रहूं और मैं भी वैसा ही बन जाऊं, तो फिर एजुकेशन का फायदा ही क्या। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऑनरेबल गेस्ट, डियर ऑडियंस, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। IRC presents Education Expo 2023 powered by Kids IT World। इस अहम एजुकेशन एक्सपो में हम पैनल डिस्कशन एक अहम एक्टिविटी लेते हैं। पिछले साल भी की थी, इस साल भी की है। पैनल डिस्कशंस आर कंडक्टेड एट हाउस ऑफ विजडम पावर्ड बाय रूट्स एंड विंग्स एकेडमी। सर, ये पैनल डिस्कशन में हम कोशिश करते हैं कि एजुकेशन से रिलेटेड कुछ हैपनिंग टॉपिक्स को डिस्कस करें, जिससे स्टूडेंट्स, टीचर्स, स्कूल्स, सारे स्पीयर्स ऑफ एजुकेशन इम्पैक्ट करें। तो बिफोर वी प्रोसीड, मैं ऑफिशियली आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, थैंक करता हूँ कि आप इतने इम्पोर्टेंट एक्टिविटी में हमारे साथ आए, आपने आपका स्पेशल टाइम निकाला। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। आज हमारे साथ पैनल में मेरे लेफ़्ट में डॉक्टर शेख अब्दुल समद साहब है। ये रिसर्चर है, IT स्पेशलिस्ट है, खुद की ग्रीन फोटेक कंपनी चलाते हैं और सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में गाइडेंस और मेंटोरिंग करते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस सर। साथ में हमारे साथ बिलाल जलील साहब है, जो एक जर्नलिस्ट है, एंटरप्रेन्योर है और ऑपरेशंस हेड है दुआ फाउंडेशन के। साहब की निगरानी में IJ फेस्ट होता है। सर, वी वेलकम यू। देन वी हैव मिस्टर आदिल अजीज़, जो कि एक UPSC कोच और मेंटोर है। आदिल अजीज़ फ़िलहाल में हार्वेस्ट पब्लिकेशन के साथ हैदराबाद में जुड़े हुए हैं और एजुकेशन में बहुत एक्टिवली पब्लिकेशन हाउस के साथ काम कर रहे हैं। सर, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस। आज का जो हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक के बारे में मैं 1 मिनट में आपको ब्रीफ कर दूं। आज हमने सोचा कि डिस्कशन लें
तीन डाइवर्स पर्सनालिटीज से चौथे हमारे स्पीकर आ रहे हैं, ही इज जस्ट ऑन द वे। आज का हमारा टॉपिक बच्चों की ऐसी स्किल्स को केटर करता है जो यूजुअली हर बच्चे में होती है, हो सकती है, होना चाहिए, लेकिन आम तौर पे हम नज़रअंदाज कर जाते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप किस तरह से इम्पैक्ट करती है? बच्चों में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? स्कूल्स इसको किस तरह से लेकर चलें? एज अ स्कूल लीडर, प्रिंसिपल्स के लिए, मेंटोर्स के लिए गाइडेंस क्या है? हम ये पैनल डिस्कशन में एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। तो इंट्रोडक्टरी वर्ड्स देने के लिए मैं अब्दुल समद सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इसके बारे में 1 मिनट का इंट्रोडक्शन पेश करें। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for calling on this special panel and allowing me to share my opinion about the entrepreneurship. So far as this entrepreneurship is concerned, entrepreneurship is basically an skill. This skills is required anybody to become successful. Now how? Now normally you consider entrepreneur means the businessman, but entrepreneurial skills also require when you're doing the job. Of course, the different term is used for that. That is called the intrapreneurship. So it's the entrepreneurship which is there in the employment or when you're doing the job. And schools must introduce the skills. There are very basic skills, some ethical skills, some soft skills are there which can be introduced into the school arena. So they can at least have idea of this and they can be ready for that. And it simple means that certain attitude which are required to do business, taking a risk and applying its own creativity. So these are the thing I should say that these are the basic quality which we have. There are many other qualities, but just to introduce, these are the three quality which I found in that. Thank you. जी सर, fair enough. If our panelists would like to add something to this. अस्सलाम वालेकुम। मैं बस सर की बातों में ऐड करूँगा कि एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा स्किल है जो आप सोसाइटी में इम्पैक्ट ला सकते हैं, कम्युनिटी में इम्पैक्ट ला सकते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई चीज़ की ज़रूरत जो सोसाइटी में जिस चीज़ की ज़रूरत है और अगर कोई स्मार्ट माइंड वो आइडेंटिफाई कर ले और उसके ऊपर काम करे, तो वो जो इम्पैक्ट आप ला सकते हैं, दैट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप। क्योंकि ऑलरेडी एंटरप्रेन्योरशिप को जैसे सर ने कहा किसी भी एक बिजनेसमैन नहीं होता। इट इज़ मोर देन जस्ट दैट। एक ऐसा पर्सन जो शायद आइडेंटिफाई कर सके, जैसे मैं आपको बता सकूं कि यहाँ पर अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर दे इसमें तो दिस विल बी सक्सेसफुल, पर शायद मैं एग्जीक्यूशन में अच्छा ना हूँ बट आइडेंटिफाइंग में अच्छा हूँ। दैट ऑल ऑफ दिस कम्स अंडर एंटरप्रेन्योरशिप। तो yeah, that's what I think about entrepreneurship. Assalamu alaikum. As far as entrepreneurship skills are concerned, it's a holistic term which includes multiple skills in it. You have to have certain set of skills to be an entrepreneur, which we can mention कि आपके पास बिजनेस मैनेजमेंट स्किल्स भी चाहिए, साथ ही साथ आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स भी चाहिए, लीडरशिप स्किल्स भी चाहिए। तो ओवरऑल अगर ये सारे स्किल्स किसी में आते हैं, और लाइक बोथ द पैनलिस्ट हैज मेंशन्ड, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग अ बिजनेसमैन एंड एन एंटरप्रेन्योर। बीइंग अ बिजनेसमैन आप एक एग्जांपल, मोटी मोटी एग्जांपल अगर हम ले ले तो इंडिया में आप सब जानते हैं एक ग्रुप है, अंबानी ग्रुप, रिलायंस ग्रुप। तो दे आर नोन एज अ बिजनेसमैन, बट जब हम एलॉन मस्क का नाम सुनते हैं तो ही इज रेफर्ड एज एन एंटरप्रेन्योर बिकॉज उसने वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया एंड नाउ ही इज प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस टू दैट। थैंक यू। True, I totally agree that it is a set of skills. Along with that, entrepreneurship में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम होती है to add to the most important values of the panel. एक क्रिएटिविटी और इनोवेशन, जैसा कि बिलाल सर ने आइडेंटिफाई किया कि प्रॉब्लम को देखें, अगर उसमें बिजनेस स्कोप है
तो देयर यू नीड अ क्रिएटिव एंड इनोवेटिव माइंड। सर, आई एम जस्ट क्यूरियस टू अंडरस्टैंड कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कहती है कि बहुत सारे स्किल्स बच्चों के अंदर इनकलकेट होने चाहिए। शार्क टैंक जैसी सीरीज इंडिया में शुरू हो चुकी है जो एंटरप्रेन्योर्स को बहुत ज़्यादा एक्साइट कर रही है, वेलकम कर रही है। लेकिन एज अ स्कूल स्टिल हम स्ट्रगल करते हैं। तो मैं पैनल को ओपन छोड़ना चाह रहा हूँ। आप अपने एक्सपीरियंसेस के साथ मुझे बताएं कि किस तरह से हम स्कूल में एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें जो एंटरप्रेन्योरशिप को, या अगर उसके छोटे जो उसके अंडर में सबसेट के स्किल्स है, क्रिएटिविटी और इनोवेशन को, वो ट्रेडिशनल एकेडमिक सेटअप के अंदर सरवाइव करवा पाए। तो वैसा कोई हम सेटअप कैसे क्रिएट कर सकते हैं? स्कूल, जहाँ तक स्कूल की एक्टिविटी कंसर्न है, एक बड़ी अच्छी एक्टिविटी आप कर सकते हो उसके अंदर। अगर आप चाहते हैं कि बच्चों में वो माइंडसेट बिल्डअप हो, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप जो है ये एक माइंडसेट है, और एक माइंडसेट होता है नौकरी का, गुलामी का। अभी हमारा पूरा एजुकेशन उसके लिए ही वर्क कर रहा है कि आप उस माइंडसेट पे काम करें कि हम किसी के अंडर में काम करना है। एंटरप्रेन्योर में क्या करना है उनको, कि मैं, दो चीज़ उनको लगती है। एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है, प्रॉब्लम ढूंढता है, कहाँ प्रॉब्लम है, फिर उसके बाद वो ढूंढता है कि मैं उसका सोल्यूशन क्या दे सकता हूँ। बस, अगर उसको सोल्यूशन मिल गया तो प्रॉब्लम तो ऑलरेडी है, और जिनके पास प्रॉब्लम है वो उसको खरीदेंगी, तो दैट बिजनेस विल बी सक्सेसफुल। अब बच्चों में ये एक्टिविटी अगर इनकलकेट करना है तो दैट्स द बेस्ट थिंग, दैट कि उनके एक डिबेट टाइप से, या एक क्वेश्चन आंसर के सेशन में, कोई क्विज के सेशन में, कोई प्रेजेंटेशन के सेशन में, मे बी रिसर्च प्रोजेक्ट के सेशन में, कि भाई उनको एक वर्कआउट दे सकते हैं कि भाई आइडेंटिफाई करो कि कौन से प्रॉब्लम चल रहे हैं घर में, बाहर में, और उनके ओपिनियन लो कि आप अगर होते तो कैसे सॉल्व करते। तो बच्चों के इतने बेहतरीन आंसर्स आते हैं, और आपको ऐसे ऐसे सॉल्यूशन मिलेंगे जो आपको लगता है कि एक बड़ा साइंटिस्ट भी नहीं सोच सकता, उतना अच्छा बच्चा सोचता है। और अगर वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है और सॉल्यूशन को फाइंड करता है, बन गया वो माइंडसेट शुरू हो गया। तो ये एक सिंपल सी एक्टिविटी अगर इंट्रोड्यूस कर दे आप, तो माइंडसेट बनना शुरू हो जाएगा। और यही रियल लाइफ में होता है। और आप देखिए, छोटे छोटे जितने बड़े सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं, ये छोटे छोटे प्रॉब्लम कर लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। व्हाट्सअप क्या है, ये छोटा सा प्रॉब्लम है, क्या है उसके अंदर, एक मैसेज यहाँ से वहाँ भेजना है फ़ोन से, और वहाँ से यहाँ लाना है, कि बहुत बड़ा काम थोड़ी करता है। और उन्होंने सोचा कि ये प्रॉब्लम है, जो हमारे ध्यान में नहीं आया कि ये प्रॉब्लम है, उसको पता चल गया कि हमारा ये प्रॉब्लम है, और वो इतना सक्सेसफुल हुआ। वो कोई बहुत बड़ा काम नहीं करता है, मैसेज यहाँ से वहाँ भेजता है, वहाँ से आप फ़ोन के ज़रिए। तो बस ऐसे छोटे-छोटे प्रॉब्लम है। आपका सोशल नेटवर्क क्या है? कुछ भी नहीं, मैसेजिंग है। अगर उसका पूरा ओवरऑल वर्कआउट देखें तो मैसेजिंग है। छोटा-सा प्रॉब्लम है। लेकिन वो प्रॉब्लम था, वो किसी को आइडेंटिफाई नहीं हुआ, उनको आइडेंटिफाई और सॉल्यूशन दिया उन्होंने। तो आई थिंक दिस विल बी द वन ऑफ द एक्टिविटीज़। देयर आर मेनी। आई थिंक यू कैन ऐड समथिंग। अब सफर सर ने अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बोला, तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ जो नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है इंडिया में। एटलीस्ट ऑन पेपर जिस तरीके से वो बनाई गई है, जिस तरीके से उसको ड्राफ्ट किया गया है, इट इज़ अ वेरी वेल रेड एंड वेरी गुड पॉलिसी। क्योंकि उसमें जो फंडामेंटल चेंजेस आ रहे हैं, जिस स्कूलिंग सिस्टम में मैं गया था, 10+2, आप 10th स्टैंडर्ड तक जाते हैं, फिर उसके बाद 11th एंड 12th करते हैं, 10th का बोर्ड होता है, 12th का। तो ये पूरा फंडामेंटल्स अब चेंज हो रहा है, इट विल बिकम 5+3+3+2। तो उसका अब मेरा सबसे उसमें जो फेवरेट एक क्लॉज है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, कि अब 6 स्टैंडर्ड से हर स्टूडेंट को कोडिंग भी सिखाएंगे। एंड आज मैं बैंगलोर में रहता हूँ, इट्स द आईटी हब और स्टार्टअप हेवन बोलते हैं उसको इंडिया का। जितने स्टार्टअप्स हैं सब बैंगलोर में से ही आते हैं। तो वहाँ पर एक चीज़ मैं नोटिस करता हूँ कि देयर इज़ अ लैक ऑफ गुड कोडर्स, क्योंकि कोडिंग आपको सिर्फ 11th-12th साइंस में पढ़ाई जाती है अगर आप चूज़ करेंगे तो। और कोडिंग एक ऐसी चीज़ है जो अगर एक हर जनरल स्टूडेंट के माइंडसेट में आ जाए तो वो 6 स्टैंडर्ड से ही क्रिएटिव बन जाता है। तो कोडिंग इज़ एक्चुअली जो स्टार्टअप्स के लिए हम कह रहे हैं कि भाई आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम एंड देन फाइंड अ सॉल्यूशन। कोडिंग इज़ प्रीटी मच दैट। एक छोटा एक स्किल सेट है वो, अगर वो किसी को आ गया तो आपको एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है कि आपको कोडिंग के बेसिक्स पता है। तो मैं आज एट द एज ऑफ 26 आई एम लर्निंग हाउ टू कोड, एंड वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स दैट आई थिंक कि यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में चेंज हो सकती है इज़ द माइंडसेट टू एजुकेशन। एंड मैं अभी सर से बात कर रहा था तो उन्होंने मेरे को बोला कि 2 साल पहले सर ने मैंडरिन सीखी,
चाइनीज लैंग्वेज, एंड इट्स नो जोक, क्योंकि हम सोचते हैं कि 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद हमने सीखना छोड़ दिया है और अब हम सिखाने का काम करेंगे. बट इट इज सो गुड कि इवन एट अ सर्टेन एज सर हैज नॉट स्टॉप्ड लर्निंग, और 2 साल पहले उन्होंने मैंडरिन सीखा, एंड दैट इज इनक्रेडिबल. उनको देख के मैं जैसे सोच रहा हूँ कि क्या मैं टाइम निकाल सकता हूँ मैंडरिन सीखने के लिए, कोई लैंग्वेज सीखने के लिए. तो ये जो एक माइंडसेट है, दैट नीड्स टू चेंज, एंड दैट कम्स फ्रॉम टीचर्स. So teacher training is also very important. So because our teacher, if everybody thinks like you, because जब मैं आपको देखता हूँ सफर सर, it is more like if there were hundreds of you in the schools of today, तो education का output ही different हो जाएगा. So teacher training, mindset change, and generally जो सिखाया जाता है वो तो I think is normal and should exist. Adil, I have a separate question for you. Adil is currently involved with the syllabus and curriculum redesigning. तो आदिल करिकुलम में एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स इनकॉर्पोरेट करने के लिए हम स्ट्रैटेजीज कौन से ले सकते हैं, लेना चाहिए? आपका किसी के साथ कभी डिस्कशन हुआ होगा, प्लीज शेयर दैट एक्सपीरियंस विद अस. जी, जैसे बिलाल भाई ने कहा है, NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, आई एम ऑल्सो लाइक वी आर एडुकेटिंग दैट, वी आर प्रैक्टिसिंग दैट, एंड वी हैव इम्प्लीमेंटेड इन आवर करिकुलम्स एज वेल. तो जहाँ तक बात है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को स्कूल में इनकॉर्पोरेट करने की, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो सोर्स है वो करिकुलम होता है. तो करिकुलम में बहुत सारी चीज़ें होती है जो ये स्किल डेवलपमेंट का काम करती है. अभी जो बेसिक स्किल्स जो प्री प्राइमरी के बच्चों को हम लोग सिखाते हैं, विच इज़ मोस्ट क्रूशल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ लिटरेसी एंड न्यूमरेसी. अगर ये 2 स्किल्स किसी को आ जाते हैं और अगर किसी की उसके अंदर एक्सपर्टीज आ जाती है, तो इट कैन डू मैजिक्स. यही 2 स्किल्स है. अब बीइंग अ फॉर्मर सिविल सर्विस एस्पिरेंट और being associated with Harvest Publication and into education research, I have found, what my experience is, आपको entrepreneurship करना हो या आपको किसी भी फील्ड में जाना हो, 6th onwards आपको कुछ स्किल्स है जो आने चाहिए. और इसके लिए जैसे कहा गया कि करिकुलम का तो एक रोल है, बिलाल भाई ने जैसे मेंशन किया, टीचर्स का रोल है, साथ ही साथ पेरेंट्स का भी उसमें रोल आ जाता है. तब मिलकर जब हम इन चीज़ों पर ध्यान देंगे, हमें मैटर नहीं करता कि मैथ्स में मार्क्स कितने आए, साइंस में हमारे बच्चे ने 98 स्कोर किया या 95 स्कोर किया. अगर आपका बच्चा 100 में से 100 भी लेकर आता है, लेकिन वो 4 लोगों से अगर बात नहीं कर सकता, वो 4 लोगों के सामने अपनी बात नहीं रख सकता, तो मेरी नज़र में उसकी सक्सेस उतनी मायने नहीं रखेगी. फेयर इनफ. ये जो कनेक्ट फॉर्म हुआ है पिछले आंसर से, पेरेंटिंग की तरफ कहीं ना कहीं लेकर जाता है कि पेरेंट्स की अवेयरनेस, और हम पैनल डिस्कशन के ज़रिए, एजुकेशन एक्सपो के ज़रिए कई बार डिस्कस कर चुके हैं. इवन साइंस फेयर जो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ एजुकेशन एक्सपो में कंडक्ट किया गया, उसमें भी, उससे पहले के वर्कशॉप्स में भी कई बार डिस्कस हुआ कि बच्चों को उनका इंटरेस्ट फॉलो करने देना चाहिए. लेकिन मेरे बाजू जो अब्दुल समद सर है, I respect him, I adore him, not just because he is a good entrepreneur or या फिर एक अच्छे skilled person है. I think he has been a good parent, माशाल्लाह. क्योंकि जब उनके बच्चों से मिलते हैं या उनके बच्चों की प्रोफाइल जानी जाती है, तो इट रिफ्लेक्ट्स के एक इफेक्टिव पेरेंटिंग में बच्चों को जब अथॉरिटी दी जाती है, बच्चों को जब डिसीजन मेकिंग के लेवल पर आप ट्रीट करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, तो बच्चे उस तरह से, अभी उनके बच्चे हंगेरी और न जाने कौन सी कंट्रीज़ में पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, मुझे याद नहीं रहता सर. लेकिन सर के बच्चों ने इफ़ेक्टिवली अपने पैशन को अपने करियर में कन्वर्ट किया है. अभी एजुकेशन अच्छे से कंप्लीट कर रहे हैं. तो सर, एज अ पेरेंट, व्हेन यू लुक एट योर चिल्ड्रन और व्हेन यू वांट टू गिव मैसेज टू द एग्जिस्टिंग पेरेंट्स इंक्लूडिंग मी, तो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को हम एज अ पेरेंट कैसे देखे? फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो अब इन चीज़ों के अंदर हम बच्चों के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स देखें या नहीं देखें? ना, बिल्कुल देखना चाहिए. देखिए, 2 तरह से आपको काम करना है. जो भी एजुकेशन होता है उसके 2 रिजल्ट निकलते हैं. एक होता है नॉलेज, जिससे एम्प्लॉयमेंट निकलता है.
आप किसी के अंडर में काम कर सकते हैं अगर उस जॉब का नॉलेज ले लिया आपने। दूसरी होती है स्किल्स। स्किल्स अगर आपको आती है तो दैट नॉलेज कैन सर्व एज ए एम्प्लॉय ऑल्सो, और दैट नॉलेज विल क्रिएट एंटरप्रेन्योरशिप। स्किल्स, हुनर आता है तो आदमी बिजनेसमैन बनता है, चाहे वो पंचर जोड़ने का हुनर क्यों नहीं रहता। आप देखिए वो हुनर आते हैं, वो नौकरी 2 दिन करेगा लेकिन तुरंत वो अपनी दुकान डाल देता है। वो किस लिए हुआ? हुनर की वजह से हुआ। तो इसमें पेरेंट्स का मैं सिंपल फार्मूला बताता हूँ जो मैंने इम्प्लीमेंट किया अपने बच्चों पर। पहली बात यह है कि जो अपने बच्चों को का फॉर्मेशन 7 साल से पहले कर लेना चाहिए। उनका माइंडसेट 7 साल के पहले तक बन जाता है। फर्स्ट 7 years आर वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, बच्चों को लेक्चर नहीं देना चाहिए। बच्चे सिर्फ देखकर सीखते हैं। पहले 14 साल में बता रहा हूँ आपको, 7 साल के फेजेस होते हैं, 7, 14, 21 ऐसे फेजेस रहते हैं। तो 2 फेज में खास करके वो सिर्फ देख कर सीखते हैं। तो उनको कुछ भी लेक्चर में दीजिए आप, सिर्फ दिखाइए। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको कि मैं हमेशा किताबें पढ़ता रहता हूँ। टीवी तो कभी लिया ही नहीं हमने। अब क्योंकि मैं किताबें पढ़ते रहता हूँ तो मेरे सारे बच्चे किताब पढ़ते रहते हैं, और बचपन पे उन खेलने के लिए किताबें दी उनको, हालांकि फाड़ रहे थे वो लेकिन दिए उनको। तो उससे हुआ ये कि सभी का बुक्स का बजट है, तो वो बुक्स को कोई लिमिट नहीं रखते, हम कितना भी खरीदिए। ये पहली बात। दूसरी बात, मैंने देखा कि मुझे बच्चों को फॉरेन लैंग्वेज सिखाना था, तो मैंने सबसे पहले फॉरेन लैंग्वेज में एडमिशन लिया। फिर जब मैं उसकी मैंडरिन चाइनीज की स्टडी करने के लिए दिन में से 5-6 घंटे स्टडी करनी पड़ती है, सबसे डिफिकल्ट लैंग्वेज है। तो जब बच्चे देख रहे कि पापा आप ये क्यों सीख रहे हैं, किस लिए सीख रहे हैं, मैं बोला बस सीख रहा हूँ। सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? बाद में हम एंटरप्रेन्योर हैं, हम बिजनेसमैन हैं, हम पहले स्किल्स लेते हैं, बाद में उसका पैसा बनाते हैं। हम पहले पैसे नहीं देखते कि किस स्किल में पैसे, वो कभी नहीं देखना। पहले स्किल ले लो, बाद में उसका पैसा बनाओ। तो बस सीखना है मुझे, और कुछ नहीं। तो उन्होंने मुझे देख देख के उन्होंने कहा कि फिर हम भी ज्वाइन कर लेते कोई। तो मेरे हर बच्चे को 4 फॉरेन लैंग्वेज आती है, और वो इंटरनेशनल जो सर्टिफिकेशन होता है वो सर्टिफाइड है उसकी। और वो किस लिए हुए? क्योंकि उन्होंने मुझे देखा पढ़ते हुए। तो ऐसी सारी एक्टिविटी हम क्या करते हैं, मुझे अगर उससे कुछ करवाना है तो मैं उनको बोलता ना, मैं कर लेता हूँ। जैसे झाड़ू लगाना है, मैं उठ के झाड़ू मारता हूँ, बोलता नहीं नहीं पापा रहने दीजिए, मैं कर लेता हूँ। तो ये हमेशा याद रखिए, आपको जो भी उनसे करवाना है खुद कर लीजिए। आपको ज्यादा दिन नहीं करना पड़ता है, 1-2 दिन के बाद वो खुद ही ले लेते हैं आप। तो ये पहली एक्टिविटीज है। दूसरी एक्टिविटीज, प्रमोट देम फॉर द स्किल्स। स्किल्स के लिए प्रमोट कीजिए। तीसरी इसके चीज ये है, उनके ऊपर टारगेट मत सेट कीजिए। बच्चे इज नॉट टू सेट द टारगेट। आप मार्केटिंग की जैसे टारगेट मत रखिए कि आपको फर्स्ट क्लास लाना है, सेकंड क्लास लाना है। कोई टारगेट नहीं। हमने बच्चों को सीधा बोला कि भाई एफर्ट पूरे चाहिए, बीमारी नहीं चाहिए मुझे, बस 2 ही चीज देखने वाला हूँ। आप 100% फेल हो जाइए, नो प्रॉब्लम। बस 2 चीज मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, कि बेईमानी बर्दाश्त नहीं करूंगा, और आपके एफर्ट कम नहीं होने चाहिए। बाकी आप मार्क लाओ, फेल हो जाओ, कुछ भी हो जाए, एंजॉय इट। और जो वो पढ़ना चाहते हैं वही, जो वो पढ़ना चाहते हैं वही, बाकी कोई प्रेशर नहीं। बच्चा, एक मैं सबसे छोटा बच्चा था कि 12th होने के बाद उसने बोला पापा मैं एक साल आराम करना चाहता हूँ, मैं ग्रेजुएशन अभी नहीं करना चाहता हूँ, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। मैंने आराम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम करो। 1 साल किया नहीं उसने। तो ये फ्रीडम देना बहुत जरूरी है। और डू वॉट एवर यू वांट। बच्ची मेरी मेडिकल के लिए थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसका जो इंटरेस्ट पता चला, तो बाद में पता चला कि उसको बायोलॉजी में। तो ये जो फ्रीडम है उनको देना चाहिए। तो ये अगर 2-4 चीजें, ऐसे बहुत सारी चीजें, बस ये 2-4 चीजें अगर पेरेंट्स अगर अडॉप्ट कर ले, तो हर बच्चा एंटरप्रेन्योर बनेगा। और स्किल्स अगर बच्चों को देते रहे आप, तो अपने आप एंटरप्रेन्योरशिप आ जाती है उसको। हुनर आदमी हमेशा दिखाना चाहता है। एक गाने का हुनर आया ना, तो वो आदमी गुनगुनाना शुरू करता है, वो चाहता है कि कोई देखे, कोई तारीफ करे मेरी। हर हुनर ऐसे ही होता है। तो बस ये आप इनकरेज करें। ये बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं आपको। दिस इज दी व्हाट आई वांट टू। एनीथिंग एल्स? Bilal, I have another हाँ, question मैं for you. पेरेंट नहीं हूँ तो आप दूसरा ही सवाल पूछिए मुझसे। Bilal, I would like to understand कि entrepreneurship के अंदर एक important skill होती है decision making. अब आप अपनी लाइफ का कोई एक एनेक्डोट शेयर करें जिसमें आपने कोई डिसीजन लिया thinking that you may fail but your father allowed it. सर जैसा कि सर ने कहा कि दिस इज द काइंड ऑफ पेरेंटिंग जो करनी चाहिए, मेरे पेरेंट्स ने एग्जैक्टली वही किया जो इन्होंने अभी डिस्क्राइब किया। नो रूल्स, नो रेगुलेशंस, नथिंग, नो डेडलाइंस। हमारे वालिद साहब तो हमारे पेरेंट टीचर मीटिंग में भी नहीं पहुंचते थे। ही यूज्ड टू बी लाइक,
you are happy doing what you are doing, you are understanding doing what you are doing, that's more than enough. मैंने हमारे वालिद से सिर्फ इंग्लिश के लिए उनके पास जाता था मैं, और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए सिर्फ मम्मी के पास. बट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस वाज कि हमारे दादा डॉक्टर हुआ करते थे, औरंगाबाद के पहले सिविल सर्जन थे वो. तो इट ऑल जब कोई घर में डॉक्टर होता है तो ऑटोमेटिकली लोगों को लगता है कि इस घर में से डॉक्टर्स ही निकलेंगे. फिर हमारे फादर की जनरेशन आई, जब उनके बच्चे हमारे चाचा ये लोग सब स्कूल और कॉलेज गए थे, कोई डॉक्टर उसमें बना ही नहीं था. तो हमारी दादी की एक बहुत डिमांड थी कि हमारे घर से कोई डॉक्टर निकले, और मैं उस डिमांड का टारगेट बनता जा रहा था दिन ब दिन. ये तो शायद यही डॉक्टर बनेगा, यही डॉक्टर बनेगा. बट कोई चीज़ अगर आप इतना फोर्स करोगे ना तो वो ऑटोमेटिकली रिपेल हो जाता है कि तो स्टूडेंट जस्ट गोज लाइक अरे इतना आप दवा की तरह पिला रहे हो ये, तो ये नहीं होगा. तो मेरा 8th में ही माइंडसेट मेडिसिन की तरफ हट चुका था. और जितने लोग थे जिन्होंने चूज़ नहीं किया था वो मुझे बता रहे थे कि तुम 10 साल पढ़ने के बाद भी पढ़ते ही रहोगे और फिर शायद तुम्हें कोई डॉक्टर बुलाएगा. तो जब 10th का टाइम आया, जब हमको साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स लेना होता है, तो हमारा मेंटालिटी बहुत साइंस ओरिएंटेड है. हमारा अगर साइंस लेंगे तो बच्चा स्टूडियस है, यही अंडरस्टैंडिंग है. पर मेरा कन्फ्यूजन था साइंस और आर्ट्स के बीच में, क्योंकि कॉमर्स मुझे लेना नहीं था. तो जब वो टाइम पे अगर मैं साइंस लेता तो मेरे सब्जेक्ट्स थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड आईपी, अब मैथ्स, पीसीबीएम, तो पीसीएमबी. तो वो टाइम पे हमारी प्रिंसिपल ने हमको बुलाया और उन्होंने मेरे को एक्सप्लेन किया, और उन्होंने एक चीज़ बहुत स्पेसिफिकली मेंशन की कि बिलाल, डू यू थिंक यू कैन बिकम अ डॉक्टर? डू यू हैव व्हाट इट टेक्स टू बिकम अ डॉक्टर? Okay, of course, I can help people, I can do it. तो तो वो टाइम पे हम हमारे फादर के पास गए, एंड उन्होंने हमें कहा कि बिलाल, यू आर अ पीपल्स पर्सन, यू शुड डू समथिंग इन द मीडिया स्पेस, यू आर मेंट टू राइट, यू आर अ गुड राइटर, यू आर अ गुड स्पीकर, यू शुड डू ऑल ऑफ दिस. And being a doctor, you are actually underutilizing yourself, and you are focusing your attention on society more than you are focusing your attention on yourself. तो फिर मैं मेरे फादर के पास गया, और मैं डर डर के उनके पास गया था, क्योंकि उनके अंदर भी एक चाह थी छोटी सी कि उनके वालिद की तरह उनका बेटा डॉक्टर बन जाए. तो मैं उनके पास गया, मैं कहा मैं साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स में कंफ्यूज हूँ, तो मैं क्या करूँ इस सिचुएशन में. तो उन्होंने वो टाइम पे मुझे कहा था तुमको जो लेना है वो करो, बस बस ऐसा करो कि भाई घर वालों की इज्जत हमेशा याद रखना, और नाम कमाना जहाँ पर भी कमाना, और खुश रहना. तो अगले दिन मैं गया और मैंने आर्ट्स का फॉर्म भर दिया, और 11th-12th मैंने आर्ट्स कर दिया, खत्म. मेडिसिन की जर्नी हमारी 10th स्टैंडर्ड में ही खत्म. और फिर उसके बाद 12th में है, तो जब ये मेरा 12th खत्म हुआ तो फिर एक बार डिस्कशन हुआ कि शायद मेडिसिन के फिर से 2 साल कर लें. तो फिर हमारे वालिद साहब ने कहा कि नहीं भाई, अब तुमने ये डिसीजन लिया है तो अब इसको फॉलो करो एंड मेक दिस योर लाइफ. तो दैट वाज द स्टोरी सर. So going back, आपको ऐसा लगता है दैट यू वर स्केप्टिक, डर था भाई सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे, बट योर फादर अलाउड इट. सो इट इज़ अ रियली नाइस लर्निंग लेसन फॉर एवरीवन कि अब बच्चे कभी कभी गिर कर भी सीख सकते हैं. चल कर तो चलेंगे, लेकिन अब भागना है तो पहले चलना भी सीखना है, चलना है तो गिरना भी सीखना है. एनीवेज, बात वापस आती है करिकुलम वाले साहब की तरफ. तो भैया जी, मुझे ना एक एनेक्डोट समझाओ कि आप स्कूल को किस तरह से कन्विंस करोगे कि आपके सिलेबस में एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स की कहीं जगह है, या उससे स्किल इम्प्लीमेंटेशन होगा. आप एज अ स्कूल लीडर हमको गाइड करिए. सर, जैसे मैंने कहा शुरुआत में, मैंने बात की एंटरप्रेन्योरशिप एक सेट ऑफ स्किल्स है जो आपको सीखना है करके. अब जो एक सर ने भी पहले मेंशन किया कि हम लोग एक गुलामी वाला हमारा एक लीगेसी चले आ रही है, जो ब्रिटिश इरा से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं. अब हम चाहते हैं कि अब हम गुलाम नहीं, अब हम लीडर्स बने करके. अ, इसके लिए स्कूल एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है. और जहाँ तक करिकुलम की बात है सर, तो करिकुलम में जो स्किल सेट्स हमको चाहिए
उसके अंदर एक स्किल सेट है क्रिटिकल थिंकिंग। अब ये हर करिकुलम डिज़ाइनर को इस बात पे गौर करना चाहिए कि जो क्लासरूम का टीचिंग एनवायरनमेंट हो वो एक पैसिव टीचिंग ना हो। एक देखिए जब एक जिसको हम अभी कह रहे हैं जो हमारी मॉडर्न टीचिंग स्टाइल है, इससे पहले भी क्या टीचिंग नहीं होती थी? होती थी। हमारे पास जो है तो मदारिस का निज़ाम था और मदारिस में एक निज़ाम ये होता था, वहाँ पे जो लेक्चर होता था उसे बहस कहते थे। अगर बच्चों से पूछा जाए आज भी मदरसों में होता है कि क्या करने जा रहे हो? तो बहस करने जा रहे हैं। तो वहाँ का टीचिंग मेथड ये होता है कि आपके सामने पहले कुछ क्वेश्चंस रख दिए जाते थे कि ये कुछ चैलेंजेस है, ये कुछ इश्यूज़ है, अब आप सब अपनी-अपनी सोच इस पर ज़ाहिर कीजिए। वहाँ पर बच्चों को थिंकिंग और स्पेशली क्रिटिकल थिंकिंग इस पर मजबूर किया जाता था। उसके बाद जो टीचर होता था उसका रोल एट द एंड ऑफ द क्लास आता था कि देखिए आप लोगों ने सब सोचा, इसमें से आपकी ये सोच सही है, आपकी ये सोच गलत है। एट द एंड हमारा कंक्लूजन ये है। सिमिलरली हम बात करते हैं चीज़ों को एनालाइज़ करने की, और जहाँ पे कुरान भी अक्सर आपको कहता है, क्या तुम गौर व फ़िक्र नहीं करते? अफ़ला ताक़िलून, अफ़ला ततब्बरून, क्या तुम रीज़न नहीं करते चीज़ों को? आपके करिकुलम्स वैसे होने चाहिए, चीज़ों को रीज़न करने के। आपके पास बच्चों का जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए या टीचर्स का भी जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वो ये नहीं होना चाहिए कि कोर्स ख़त्म कर ले। अक्सर मेरा ऑलमोस्ट मोस्ट लाइक महीने में मैं 15-20 दिन टूर पर ही रहता हूँ। बहुत सारे स्कूल्स, बहुत सारे टीचर्स और पेरेंट्स से मिलने का मौका मिल रहा है। अक्सर टीचर्स का, अक्सर स्कूल का चैलेंज ये है, जब भी हम उनसे बात करते हैं कि आप ये दूसरे स्किल्स पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? सर जब ये करेंगे तो सिलेबस कब कंप्लीट करेंगे? भाई ज़रूरी नहीं है सिलेबस कंप्लीट करना। सिलेबस इज़ जस्ट अ मीन, दैट इज़ नॉट द एंड। आपको आपको सिलेबस कंप्लीट करने पे उतना आप अचीवमेंट मत फ़ील कीजिए। आप ये देखिए कि अगर मैंने 10 में से सिर्फ़ 6 चैप्टर भी अगर आपको पढ़ाए हैं, वो 6 चैप्टर से हम लोग जो बात करते हैं लर्निंग आउटकम्स की, तो आपके लर्निंग आउटकम्स में ये स्किल्स होने चाहिए कि क्या बच्चे के पास क्रिटिकल थिंकिंग आई? क्या बच्चे में एनालिटिकल एबिलिटीज़ आई? और साथ ही साथ दूसरी भी जो स्किल्स होती है जहाँ पे हम एम्पैथेटिक होना, काइंड होना, क्योंकि जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो हम एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत बड़ा सेक्टर है। जैसे बिलाल भाई दुआ फाउंडेशन चला रहे, इट्स ऑल्सो एन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। आपको अपने समाज के मसले आइडेंटिफाई करना है और उसके सॉल्यूशन देना है। यू कांट डू इट अंटिल यू आर काइंड एंड एम्पैथेटिक। ये चीज़ें भी वी हैव टू मेक श्योर कि हम अपने करिकुलम के थ्रू बच्चों को सिखाएँ। थैंक यू। यस। इसमें मैं थोड़ा-सा ऐड करना चाहूँगा कि अगर कोई स्कूल चाहता है कि बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप सिखाया जाए, मैं एनईपी 2020 कंसल्टेंट हूँ और उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि आप एक ही काम कीजिए, एनईपी 2020 को ईमानदारी से इम्प्लीमेंट कर दीजिए, दैट्स ऑल। क्योंकि वो अकेला सिलेबस है अभी, गवर्नमेंट करे या ना करे, आप कर लीजिए, जो अब एंटरप्रेन्योर बनाता है, जॉब वाला नहीं बनाता। तो उसमें वो सारे फीचर जो स्किल्स सर ने बताए हैं और जो स्किल एंटरप्रेन्योर को लगते हैं, वो सारी चीज़ें उसके अंदर अवेलेबल। अभी कुछ दिन पहले अपने यूनिवर्सिटी में एक सेशन हुआ मेरा, उसमें था इंटरप्ले बिटवीन एनईपी 2020 एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो उसमें यही प्रूव किया कि एनईपी 2020 इज़ एंटरप्रेन्योरशिप। आप उसको ले लीजिए, इट्स ओवर। आपको कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं। उसका पूरा डिज़ाइन वैसे ही है। ये फ़िनलैंड का डिज़ाइन है और वो बिल्कुल वैसे डिज़ाइन। आपकी सोच सब कुछ बता देता है। जिसमें जो सबसे एसेंशियल स्किल्स है, जो सर ने भी बताया क्रिटिकल थिंकिंग को सबसे एक चीज़ लगती और इमरान साहब ने बताया कि वो कोडिंग की जो स्किल है जिसको बोलते हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग। तो वो एक थिंकिंग, कंप्यूटेशनल थिंकिंग, डिज़ाइन थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेटिव थिंकिंग। बस ये 5 चीज़ सब है उसके अंदर। और बाकी सारे सॉफ्ट स्किल, एथिक्स है, एम्पैथी है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, एवरीथिंग इज़ देयर, मच मोर। तो मेरे ख्याल से दैट विल बी द बेस्ट। इफ यू वांट हेल्प आई एम देयर। तो मुझे ऐसा लगता है पूरा पैनल प्रो एनईपी है। वेल ऑफ कोर्स मैं भी प्रो एनईपी हूँ, बिकॉज़ वी हैव सीन द बेनिफिट्स। जो ड्राफ्ट आया था उसके बाद में एनसीएफ भी बन गया एंड डेफिनेटली इफ वी इम्प्लीमेंट इट ऑनेस्टली तो रिजल्ट्स इंशाल्लाह अच्छे आएंगे। एनईपी से लेकिन what I've seen in the recent few months,
थोड़ा सा कहीं ना कहीं रिपल्शन है, थोड़ा सा हम डाउटफुल है, ये एंटी मुस्लिम तो नहीं, ये एंटी स्टूडेंट तो नहीं, ये सिलेबस बहुत अजीब तरह से डिज़ाइन किया गया है. सो देयर हैव बीन मेनी डिबेट्स अराउंड इट. विल नॉट गो इनटू मच कॉन्सेप्चुअल डिटेल्स, बट मैं पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव में वापस आप सबको लाना चाह रहा हूँ कि पेरेंट्स को हम किस तरह से स्कूल सिस्टम में इनकॉर्पोरेट कर लें, ताकि ये जो ब्रिजेस है, ये जो गैप्स है, हम उसको कवर कर सकें. फॉर एग्जांपल एनईपी इम्प्लीमेंटेशन में पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन, या फिर ऐसे स्किल बेस्ड प्रोग्राम को सक्सेसफुली चलाने के लिए हमको कहीं ना कहीं पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है. पेरेंट्स का सपोर्ट, पेरेंट्स की अंडरस्टैंडिंग. तो सर उसके लिए आप अपने अपने एक्सपीरियंसेस के साथ में मुझे कुछ गाइड करें, हमारी ऑडियंस को बताएं कि एज अ पेरेंट हम स्कूल्स के साथ कैसे कंट्रीब्यूट करें फॉर इनकलकेटिंग सच स्किल्स. एक्चुअली पेरेंट्स का रोल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और एनईपी 2020 में एक कोलाबरेटिव स्किल्स है, उसमें एक कोलाब्रेशन है, पेरेंट्स का रोल है. तो एनईपी 2020 में पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्कूल्स के डिसीजन मेकिंग में उनको उतना ही इन्वॉल्व करो जितना आप अपने दूसरे एम्प्लॉय को इन्वॉल्व करो. तो वो एक तरीका आप उसमें अडॉप्ट कर सकते हैं. और पेरेंट्स की काउंसलिंग काउंसलिंग उसमें एक मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एनईपी 2020 का. अभी ये मेरे कंटिन्यूस सेशन चल रहे थे, हम सबसे पहले काउंसलिंग करते हैं स्टाफ की, टीचिंग स्टाफ की, दूसरी काउंसलिंग करते हैं पेरेंट्स की, और लास्ट में करना बच्चों की. तो ये काउंसलिंग में यही दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये जो अचीवमेंट है, जैसे सिंपल सा रीज़न हम जो बताते हैं, पेरेंट्स को ये बोलते हैं कि क्या आपको बच्चे का बेहतर फ्यूचर देखना है? तो बोलते बिल्कुल देखना है, इसलिए तो आए हम यहाँ पर. तो बच्चे को आपसे अच्छा कौन जान सकता है, और उसके फ्यूचर्स को बनाने के लिए आपसे अच्छी कौन मेहनत कर सकता है? आप ही कर सकते हैं. तो आप अपना कंट्रीब्यूशन स्कूल्स को दीजिए, असिस्ट करके, हेल्प करके, कोऑपरेट करके दीजिए सारी चीज़ें. आप ये समझ में मत समझिए कि आपके अपोजिट में है. तो वो एक दोनों की काउंसलिंग. और टीचर्स को भी ये कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है तो बेस्ट एजुकेशन पाए, तो आप पेरेंट्स की हेल्प ले लीजिए उसके अंदर. तो ये जो कोलैबोरेशन है, और फिर स्टूडेंट्स का कोलैबोरेशन है, तो ये कोलैबोरेशन का एक सिस्टम दिया हुआ है एनईपी 2020 में. तो वो सिस्टम तो काफ़ी तवील है वो. तो वो सिस्टम अडॉप्ट कर लेंगे, तो ये जो एक ट्रायंगल बनता है, ये ट्रायंगल को कोलैबोरेट करना, मतलब उनको यू मेक द पार्ट ऑफ, यू डील विद देम जस्ट लाइक योर पार्टनर. तो उनको उतना इनकॉर्पोरेट किया. तो उनको एक कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए आपको कुछ कंटिन्यूस सेमिनार करना पड़ेगा. उनको ये ज़रूरत महसूस कराना पड़ेगा कि उनका कोलैबोरेशन स्कूल्स के साथ एज अ फ्रेंड्स का है, नॉट एज अ कस्टमर का है. मतलब ये दो लोग मिलके बच्चे का करियर बना रहे हैं. कौन? स्कूल और पेरेंट मिलके बना रहे हैं. खाली स्कूल नहीं बना रहा है, और खाली पेरेंट भी नहीं बना रहे. तो दोनों का कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो ये एक चीज़ उसमें आप बहुत अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और उसमें एम्फेसिस भी है. और एक क्वेश्चन आपने जो पहले किया था उसका जवाब देना चाहता हूँ कि एनईपी 2020 को बहुत अच्छी तरह से स्टडी किया हूँ, सारी चीज़ें मैं खुद कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहा हूँ उसकी. तो उसमें अगेंस्ट इस्लाम कुछ भी नहीं है. बाकी जो भी आप सोच रहे हैं वो सारी अफ़वाह है. उसका मैं अलग से आपको आंसर दे सकता हूँ. सारी अफ़वाह है, ऐसा कुछ भी नहीं. मैं दूसरा बता रहा हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि हम अभी उभर के सामने आए. मैं पहला सिंपल सा आपको उसका एक एग्जांपल देता हूँ कि उसमें मदर टंग को 8वीं तक आप पढ़ा सकते हैं, 8th स्टैंडर्ड तक. पहली बार आप उर्दू को उसमें लीड लैंग्वेज में डाल सकते हैं. और दूसरी बात, अभी बहुत सारे लोगों ने बोला कि उसका मेंशन नहीं है उसके अंदर. अगर जिन्होंने ड्राफ्ट देखा होगा तो उसमें हिंदी का भी मेंशन नहीं. तो मेंशन की बात नहीं, लेकिन मदर टंग का मेंशन है, तो वो इंक्लूडेड है. क्यों इंक्लूडेड मैं बता रहा हूँ, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सीआईएल के प्रोजेक्ट होते हैं, दे आर कन्वर्टिंग देयर ग्रेजुएशन बुक्स इनटू मदर टंग. मराठी है, हिंदी एंड ऑल दैट. उसमें जो उर्दू में है, उसमें कुछ किताबें मैं कर रहा हूँ. तो बीएससी, बीए, इंजीनियरिंग की किताबें उर्दू में ट्रांसलेट हो रही है. मुझे भी प्रॉब्लम ये आ रहा है कि मुझे लोग नहीं मिल रहे उसको ट्रांसलेट करने के. एक-एक बुक के लिए 12 लाख का करीब-करीब पैकेज मिल रहा है, खाली ट्रांसलेट करके देना. तो किस लिए कर रहे हो? उर्दू को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए. फिर अगर आप उर्दू को इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे अपने स्कूल में, तो कौन लाएगा उसको? फिर वो क्या करेंगे, आप अगर उसको नहीं रखेंगे उसमें, तो बोलेंगे ठीक है, इसका रिक्वायरमेंट ही नहीं, हटा दो इसको. और बाकी मराठी है, तेलुगु है, तमिल है, सभी के ट्रांसलेट हो गए बहुत अच्छी तरह से. तो डोंट थिंक दैट वे. बिल्कुल बहुत सारे मौके. एथिक्स में, एथिक्स के जो लेसन्स है उसमें, जो ड्राफ्टिंग है, एथिक्स में आप सारे एथिक्स डाल सकते विदाउट एनी रिलीजन का मेंशन करते. सारे एथिक्स डाल सकते, सहाबा के एथिक्स डाल सकते, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एथिक्स डाल सकते.
और वो एथिक्स ऑलरेडी चल रहे हैं। उसका सिंपल एग्जांपल है, बेंगलोर में एक पर्सन है, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि एडवर्टाइजमेंट हो जाएंगी। तो वो लीडरशिप लेसन्स फ्रॉम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से, लीडरशिप लेसन एमबीए को, मैनेजमेंट्स को पढ़ाते हैं। यहाँ तक कि चाइना में भी उनके सारे लेक्चर्स होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट में लेक्चर्स होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप सिखाते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से, वहां जाकर सिखाते हैं। ही इज द हाईएस्ट पेड पर्सन, पर्सनली मिले, मैं आपको एड्रेस दे दूंगा उनका। तो ये चलता है, वो लोग सिखा रहे हैं, तो व्हाई नॉट यू इंट्रोड्यूस दैट इनटू इट। तो बिल्कुल आपको बहुत अच्छे मौके, बहुत सारे मौके हैं। सफर सर जो एनईपी के बारे में बात कर रहे थे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो पहले तो अब नाइन पहली बार जो न्यू एजुकेशन एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी वो इंदिरा गांधी के टाइम पे आई थी, और फिर उनके बाद राजीव गांधी के टाइम पे नेक्स्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, और फिर उस बाद जो लास्ट एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो पीवी नरसिम्हा राव के रूल में आई थी। एंड देन ये आफ्टर 92, दैट इज ऑलमोस्ट 30 years, after 30 years it has been implemented a new education policy. तो ये यूजुअली इंडिपेंडेंट बॉडी से बनाई जाती हैं, अंडर एजुकेशन एक्सपर्ट्स और प्रोफेसर्स, और उनका ग्रुप बैठ के ही करता है। तो दिस हैज़ नथिंग टू डू विद द गवर्नमेंट आइडियोलॉजी। जैसे अगर हमें गवर्नमेंट को कहीं ब्लेम करना ही है तो देन यू शुड ब्लेम देम फॉर चेंजिंग द हिस्ट्री, हाउ दे आर चेंजिंग हिस्ट्री बुक्स, बट द एजुकेशन करिकुलम हैज़ नथिंग टू डू विद दिस। तो अगर जो जिस जिस तरीके का खौफ जो एक सोसाइटी में आ चुका है, क्योंकि हमारी जो हिस्ट्री बुक्स हैं, जैसे जब मैं 6th स्टैंडर्ड में था तो जो मेरी हिस्ट्री बुक थी उसमें मुगल एम्पायर के बारे में 4 चैप्टर्स हुआ करते, 6 चैप्टर्स हुआ करते थे, स्टार्टिंग फ्रॉम बाबर टिल बहादुर शाह जफर टू, बिफोर इंडिपेंडेंस। पर अब मुगल्स हैव बिन पुश टू जस्ट वन पेज। पूरी मुगल हिस्ट्री, मतलब 300-400 साल की जो जो इनकी हिस्ट्री है इंडिया के अंदर, इट हैज़ कम डाउन टू जस्ट वन पेज, एंड दैट इज़ वेयर उस चीज़ से हमारी नाराज़गी और लड़ाई है, वो अलग चीज़ है। बट जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, दैट इज़ अ चेंज इन द सिस्टम, बिकॉज ये जो 10+2 का जो ये स्कीम जिसमें हम बड़े हुए हैं, उससे जो आउटपुट आ रहा है स्टूडेंट्स का, इट्स नॉट अप टू द मार्क। मतलब सिर्फ जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो स्कूल्स जिसके अंदर हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वेरी वेल ट्रेन टीचर्स है, वेरी हाई पेड टीचर्स हैं, और स्टूडेंट्स एक इकोनॉमिक बैकग्राउंड के आते हैं, एक सोसाइटल बैकग्राउंड के आते हैं, वो ही फ्लरिश कर रहे हैं। तो उस चीज़ में बदलाव लाने की बहुत ज़रूरत थी, तो दैट इज़ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। पर इसमें जो डाउट्स हैं, इसमें जो फियर है, आई डोंट थिंक इसमें हमें कोई फियर करने की ज़रूरत है। ये ज़ाहिर सी बात है, अगर हम 30 साल से एक सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, और अगर आप वो सिस्टम को ओवरनाइट चेंज करने की कोशिश करेंगे तो उसमें ऑब्जेक्शन हमेशा आएगा, विदाउट एनी एक्चुअल वैलिड इन्फॉर्मेशन हमेशा उसमें ऑब्जेक्शन आएगा। मतलब अगर आज हम रेड, येलो और ग्रीन पे सिग्नल करते हैं, और मैं आपको बोलूँ कि अब आप ग्रीन पे रुकेंगे, येलो पे जाएंगे और रेड पे निकलेंगे, तो सडनली इट विल बी अ ह्यूज शिफ्ट, क्योंकि हम एक सिस्टम में बड़े हुए हैं। हमने 10+2 देखा है, 10th का मार्क्स मैटर करेंगे, पर अब न्यू न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद वो सब मैटर नहीं करेगा। डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स विल मैटर, और इसके अंदर को करिकुलर एक्टिविटीज विल बी गिवन एन इक्वल अपॉर्चुनिटी विद एजुकेशन। यूजुअली स्कूल्स में क्या होता है, इस स्कूल के एकेडमिक्स अच्छे होते हैं, इस स्कूल के स्पोर्ट्स के बच्चे अच्छे होते हैं, इस स्कूल के आर्ट थिएटर के बच्चे अच्छे होते हैं। तो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज दे आर ट्राइंग टू क्विक कोलैबोरेशन, एक कोलैबोरेशन बिटवीन ऑल सेगमेंट्स। एक स्टूडेंट को आप शेप करने के लिए उसको आपको ग्राउंड पे भगाना भी होता है, क्लास में पढ़ाना भी होता है, और घर पे तमीज़ और अखलाक सिखाने होते हैं। तो ये सब चीज़ वो एक चीज़ के अंदर क्लब करना चाह रहे हैं, उनका अटेम्प्ट वही है। I agree. I understand that. I would like to come back to the original question कि हम पेरेंट्स को इस कोलैबोरेशन में साथ में कैसे लेकर आ जाए, what guidance should be discussed. तो मैं बहुत शॉर्ट में ये बताऊंगा कि भाई, यूजुअली जब मैं आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल में कहते हैं दिस इज़ बैड, दिस इज़ गुड, दिस इज़ गुड, दिस इज़ बैड। पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाती है, कुछ पेरेंट्स के अंदर मैंने ये देखा है कि हमने हमारे बच्चे को स्कूल भेज दिया, हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई, एक्चुअली विच इज़ नॉट ट्रू। क्योंकि अगर बच्चा स्कूल में जाकर सीख रहा है कि डोमेस्टिक वायलेंस इज़ बैड,
एंड अल्कोहल इज़ बैड। और फिर जब वो घर पे आता है और उनके वालिद उनकी अम्मी को मार रहे हैं या वालिद शराब पी के घर आ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो बच्चा देखता है, तो जैसे सर ने स्टार्टिंग में कहा था कि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी डज नॉट एंड देयर, यू आर शेपिंग अ किड। आप एक बच्चे की ज़िंदगी के एक एवरेज अगर लाइफ 77 ईयर्स है इंडिया में, तो आप 77 ईयर्स शेप कर रहे हैं बेस्ड ऑन द फर्स्ट 7 ईयर्स। तो आप उसको पहले 7 साल में जो दिखाएँगे वो वही सीखेगा। मैं अगर स्कूल में सीख कर आ गया कि इट इज़ बैड और घर पे आकर देख रहा हूँ कि ये यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा है, तो तक इट कैन गो एनीवे। या तो मैं सीख के बाप से लड़ लूँ कि आप गलत कर रहे हैं, या तो मैं चुप रहूँ और मैं भी वैसा ही बन जाऊँ, तो फिर एजुकेशन का फ़ायदा ही क्या? तो दिस एजुकेशन इज़ अ वेरी कोलैबोरेटिव एक्शन। मतलब आप सिर्फ़ एक टीचर के ऊपर ज़िम्मेदारी नहीं दे सकते। टीचर एंड में बोलेगा कि तो हाँ, हमने तो पढ़ा दिया, हमारा काम ख़त्म। वो तो पेड है, इट्स अ पेड एम्प्लॉयमेंट। तो वो अपना 6 घंटे की ड्यूटी करके जा रहे हैं। बट योर रोल एज़ अ पेरेंट, आप शेप करते हैं। आप अपने बच्चे को फ़ोन कितनी देर के लिए दे रहे हैं? आप कितने उसमें विजिलेंस रख रहे हैं कि हमारा बच्चा है तो, क्योंकि आज अम, इंटरनेट एक्सेस इज़ सो मतलब इतना ईज़ी हो चुका है कि आप 1 साल के बच्चों को देखेंगे क्योंकि उनके माँ-बाप हैं, तो बच्चे टैब उनके हाथ में दे दे रहे हैं और वो पूरा नेविगेट कर ले रहे हैं। तो अब टेक्नोलॉजी, एआई, ऑल ऑफ दीज़ थिंग्स जो ये आ रही हैं उसके अंदर, जब तक पेरेंट्स भी अपने आप को अवेयर नहीं करेंगे। जैसे हमारी अम्मी हमसे बार-बार कहती है कि जब जब बिलाल स्कूल गया था, तो मैंने फर्स्ट से 10th तक पढ़ाई की थी फिर से मेरे साथ। और फिर जब मेरा छोटा भाई स्कूल गया, तो मैंने फिर से 1 टू 10 पढ़ाई की थी। एंड दैट इज़ द वे इट शुड बी। अगर पेरेंट को एग्ज़ैक्टली पता है कि स्कूल में क्या पढ़ा रहे हैं और घर में हम उसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, दैट इज़ द ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट रहना। यूजुअली द गुड स्कूल्स, वो अपने बच्चों से पूछते हैं कि हाउ आर थिंग्स एट होम? आपके घर पे सब ठीक है कि नहीं? क्योंकि बच्चों के घर का स्ट्रेस स्कूल में आ जाता है एंड स्टार्ट्स अफेक्टिंग द स्कूल। तो द गुड स्कूल्स आर द टीचर्स नीड टू बी वेरी वेल कनेक्टेड विद द स्टूडेंट्स। हमारी कितनी बच्चियां हैं स्कूल के अंदर जिनकी शादियों के लिए माँ-बाप फ़ोर्स करते हैं, तो वो जाके अपने लेक्चरर को या अपने टीचर्स को बताते हैं कि अब्बा ये कर रहे हैं और ये फ़ोर्स कर रहे हैं। तो फिर वो प्रोफ़ेसर अगर अच्छा होगा, तो वो जाकर ही विल गिव द स्टूडेंट आइडियाज़ कि आप ये करो तो शायद आपकी शादी थोड़ी डिले हो जाएगी, या राइट घर में होगी, या ऐसे होगी या वैसे होगी। तो दैट्स द शादी क्यों डिले करवा रहे हो यार? अरे शादी नहीं, नहीं करते तो करवा, पढ़ाई चलती मैं रहेगी। डिले नहीं करवा रहा हूँ। मैं बस कह रहा हूँ कि जो फ्रीडम लड़कों को मिलता है शादी करने के लिए, वो लड़कियों को नहीं मिलता। तो बस वही मैं वो इट शुड बी एन इक्वल प्लेइंग फील्ड कि वेयर यू कैन एजुकेट बोथ द जेंडर्स इक्वली। ट्रू। जस्ट एक ऐड करने के लिए, आई वाज मैरिड एट द एज ऑफ 19। माय वाइफ वाज 18। शी हैड जस्ट पास्ड 12th स्टैंडर्ड। और शादी के बाद मेरी बेगम ने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, पीएचडी किया, और पीएचडी के बाद एमएड कर रही है। सर, द सोसाइटी नीड्स मोर हस्बैंड्स लाइक यू। आपको पता है ये आपके जैसे बहुत कम हस्बैंड्स हैं जो जो प्राउडली ये अनाउंस भी कर सकते हैं। हमारे एनवायरनमेंट ऐसा है बिकॉज़ आई आई डील विद सो मेनी वुमेन ऑन अ जनरल डेली बेसिस। दुआ फाउंडेशन में जो हम लड़कियों के साथ जो काम कर रहे हैं स्टिचिंग का, अम, अगर लड़की ज़्यादा थोड़ा पढ़ ले ना सर, सोसाइटी लुक्स एट हर वेरी बैडली। मैं अगर एमए पीएचडी करके आ जाऊँ तो मुझे बहुत इज़्ज़त मिलेगी, पर अगर लड़की ने थोड़ा ज़्यादा पढ़ लिया ना, तो दैट अप्रोच ओनली चेंजेस। तो द सोसाइटी डेफिनिटली नीड्स मोर हस्बैंड्स लाइक यू। आप बच्चों के साथ-साथ हस्बैंड्स की भी ट्रेनिंग करिए। हाँ, और हाँ, तो बहुत ज़रूरी है ये भी। हाँ, सर, एडिंग ऑन टू इट, मेरा पीएचडी नहीं हुआ है। माय वाइफ इज डॉक्टर फराह सिद्दीकी, और मैं बस नॉर्मल मिस्टर से काम चला लेते हैं हम। आदिल, कमिंग बैक टू द टॉपिक, यू विजिट न्यूमरस स्कूल्स, और आदिल अभी स्कूल कंसल्टिंग के काम में भी है। तो हैव यू सीन एनी सक्सेसफुल स्टोरीज और एनी इनिशिएटिव्स जहाँ पर ऐसा स्किल बेस्ड प्रोग्राम या एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम रन हो रहा है पैन इंडिया? No, sir. I have mostly visited this Muslim management schools. मोस्टली मैं 90% मैंने उन्हीं स्कूल्स को विजिट किया है, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरत कंसल्टिंग की उन्हीं को है।
और ऐसा अभी तक मेरे जो बेंचमार्क्स और स्टैंडर्ड्स हैं उसके ऊपर मैं किसी को भी ऐसे ऑल चेक बॉक्स टिक वाला कैटेगरी में किसी को नहीं रख सकता अभी। हाँ, एक स्कूल है औरंगाबाद में, रूट्स एंड विंग्स, वहाँ पे कुछ कोशिशें चल रही है और ये मॉडल मैं चाह रहा हूँ कि इसको रेप्लिकेट करो। मेरा जो कंसल्टिंग भी है, तो मेरी ख्वाहिश है कि रूट्स एंड विंग्स रेप्लिकेट हो हर जगह पे। और जहाँ तक अभी पेरेंटिंग की बात चल रही थी, तो पेरेंटिंग का कोलैबोरेशन जो हमें रिक्वायर्ड है फॉर डेवलपिंग दिस एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, मैं 3 चीज़ें इसमें कहना चाहूँगा सर। पहली तो ये है कि पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि पढ़ाई के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को सीखनी है। जो मैंने इससे पहले भी कहा कि मार्क्स डज़न्ट मैटर। बिलाल भाई ने भी जैसे कहा कि बस वो पेरेंट टीचर मीटिंग की हद तक हम इन्वॉल्व्ड हैं। पीटीएम में आते हैं, बच्चे का रिजल्ट लेना है, सिग्नेचर करना है, तुम्हें हिंदी में कम क्यों आए, तुम्हें मराठी में ज़्यादा क्यों आए, बस ये बात हुई, बात ख़त्म। ऐसा नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स ये बात समझ ले। अक्सर पेरेंट्स को अक्सर स्कूल्स कंप्लेन करते हैं कि पेरेंट्स आर रिलक्टेंट टू सेंड देयर किड्स फॉर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। स्कोप ही नहीं है। आप जैसे साइंस फेयर हो रहा है, कोई दूसरे कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, स्टेज कुछ प्रोग्राम्स हो रहे हैं, नहीं, नहीं, हमारे बच्चे का पढ़ाई का नुकसान हो जाएगा, तो ये सोच से आपको बाहर आना होगा। आपको ये चीज़ समझनी होगी कि बच्चे के क्लासरूम में मैथ, साइंस, सोशल साइंस के अलावा उसकी कॉन्फिडेंस इम्प्रूवमेंट के लिए, उसकी पर्सनालिटी बिल्डिंग के लिए बहुत सारे एक्टिविटीज़ स्कूल में होते हैं, स्कूल के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसमें आपको इन्वॉल्व होना होगा। दूसरी चीज़ जो पेरेंट्स को कहना है, अगर वो चाहते हैं कि बच्चों के साथ बच्चों का डेवलपमेंट हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, जैसे बिलाल भाई ने वालदा का ज़िक्र किया उनके, कि आपको उनके साथ में फिर से पढ़ना होता है। देखिए, द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग, द वर्ल्ड इज़ सो डायनामिक और बहुत फास्ट पेस से चेंज हो रहा है। जितने चेंजेस पिछले 100 साल में आए थे, उतने चेंजेस पिछले 10 साल में आ गए, और पिछले 10 साल में जितने चेंजेस आए थे, वो 1 साल में आ जा रहे हैं। तब आप सोचिए पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है कि उनको खुद भी लर्निंग्स लेनी है। अगर आज बच्चों की साइकोलॉजी इट्स वर्किंग एट वेरी डिफरेंट, इन अ डिफरेंट मैनर, जो टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर है, या फिर कुछ एडाप्टेशंस भी आ गए, कुछ जीन्स भी कुछ चेंज हो गए, जहाँ पे बच्चों की लर्निंग और बच्चों का रिस्पॉन्स करने का तरीका, उनकी साइकोलॉजी बहुत बदल चुकी है। तो ये चीज़ें पेरेंट्स को सीखनी चाहिए अगर वो चाहते हैं कि हमारा बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पेरेंट्स का कोलैबोरेशन बच्चों की स्किल्स, बच्चों को एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए, वो है रिस्क टेकिंग। देखिए, जब भी हम बिजनेस की और एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, उसमें सबसे पहली चीज़ जो मेंशन होती है ना, वो होती है रिस्क टेकिंग। तो पेरेंट्स को ये चीज़ समझनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को रिस्क टेकर्स बनाएं। अक्सर बाहर भी सुनने को आता है कि ये मम्मी पापा के बच्चे हैं करके। मत बनाइए उनको मम्मी पापा। उन्हें ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ दीजिए, उन्हें उन्हें एज पे जीना सिखाइए आप उन्हें। आप उन्हें ऐसी सिचुएशंस में डालिए जहाँ पे उन्हें रिस्क लेना पड़े। ज़्यादा पैम्परिंग और ज़्यादा कुशनिंग आपके बच्चों को कमज़ोर बना देती है। शुरू से बच्चा जब रिस्क टेकिंग उसके अंदर आएगी, तो आगे चलकर भी वो रिस्क टेकर बनेगा। By these three things, I think parents can contribute a lot for the holistic development of a personality. जी, फेयर इनफ। सर, पूरे स्पीयर का, पूरे डिस्कशन का एक अहम मुद्दा आपने शुरू में ही छेड़ दिया था, मैंने उसको लास्ट के लिए बचा के रखा। टीचर्स ट्रेनिंग। हम सब जानते हैं कि टीचर्स इस प्रोग्राम में, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स में या स्किल बेस्ड प्रोग्राम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अगर टीचर प्रॉपरली बैलेंस नहीं कर सका कि वो सिलेबस कैसे ले, एक्टिविटीज़ को, या फिर स्किल बेस्ड प्रोग्राम को कैसे इनकलकेट करे, तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। तो मैं चूँकि डॉक्टर शेख अब्दुल समद सर टीचर मेंटोर भी है, टीचर्स ट्रेनिंग करवाते रहते हैं। तो सर, टीचर्स का कभी रिलक्टेंस आता है कि ये नई स्किल्स सिखाने के लिए हम क्यों ट्रेनिंग लें? या अगर ऐसा आता है तो उसको ओवरकम करके आप कौन-सी ट्रेनिंग पर पहले फ़ोकस करते हैं? जी, बिल्कुल, इसका बहुत ज़्यादा उनको ऐसा लगता है कि जो उन्होंने पढ़ लिया है ऑलरेडी, उसी से काम चल जाएगा। सबसे पहले उनको ये बताना पड़ेगा कि इससे काम नहीं चलेगा, और अब तो अर्जेंसी है। अभी टीचर्स की ट्रेनिंग, कुछ ट्रेनिंग में अपने यहाँ भी एफडीपी प्रोग्राम हुआ था यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर कुछ टीचर्स ने मुझे पूछा था कि भई आप जो बात कर रहे हैं जिस तरह की,
स्टूडेंट बदल गए, सिर्फ हमारी गलती नहीं है, स्टूडेंट बदल गए। आजकल कोई स्टूडेंट इज्जत नहीं करता है हमारी, मतलब दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट। और ऐसे बच्चों को हम क्या तवज्जो देंगे, कैसा इनको लिए सोचेंगे हम? तो मैंने कहा नहीं, वो नहीं बदले हैं, आप बदलना भूल गए। पहले जब हमारे ज़माने में हम पढ़ाई करते थे, तो पढ़ाई का ज़रिया सिर्फ़ टीचर होता था, किताबें भी उतनी अच्छी नहीं मिलती। तो बच्चे को पता था कि मुझे जो भी नई नॉलेज मिलेगी, वो टीचर से मिलेगी। आज वो बात नहीं है। आज आपसे ज़्यादा बच्चा जानता है, आपकी कैसी इज़्ज़त करेगा? आपको चाहिए कि आप अपने आप को इतना अपग्रेड करें, कि आपके पास बच्चों से ज़्यादा हो, तब आपकी इज़्ज़त बरोबर करे। क्या आपने ऐसी कोशिश की? नहीं की। बच्चा जितना इंटरनेट जानता है यूटिलाइज़ करना, आप नहीं जानते। बच्चा जितनी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करता, आप नहीं कर सकते। आप 8 घंटे काम करते, बच्चा 24 घंटे एक्सेस करता है उसको। तो आपको चाहिए कि अपग्रेड करें। और दूसरी बात ये है कि अब जो जैसे एनईपी के तो अभी आ गया है, तो एनईपी के लिए तो बिल्कुल ये टीचर्स नहीं चलेंगे आपको। दूसरी बात ये है कि अगर आपको एग्ज़िस्ट होना है, स्कूल्स को भी एग्ज़िस्ट होना है, जिस तरह से प्राइवेटाइज़ेशंस हो रहा है, जिस तरह से स्कूल जिसको 21st सेंचुरी स्कूल्स बोलते हैं, अभी ये बच्चे जो है तो एम्प्लॉयबल नहीं है। अब सबको पता चल गया है। तो अब स्कूल जब तक चेंज नहीं होंगे, एम्प्लॉयबिलिटी नहीं आएगी। और जो फॉरेन कोलैबोरेशंस आ रहे हैं, 12 का यूनिवर्सिटीज़ ऑलरेडी सैंक्शन हो गई है इंडिया में। ये जब आएँगे तो सारे स्कूल्स को थ्रेट रहेगा। तो आपको चाहिए कि आप अपने आप को अपग्रेड करें। अच्छा, अपग्रेड करने के लिए फिर वही इश्यू आता है उनको कि इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तो पे है ही है, मैनेजमेंट पर है ही है, लेकिन टीचर्स को चाहिए कि उसको एक सर्वाइवल का ज़रिया लेकर वो करें। और इसके लिए सबसे पहले काउंसलिंग, 2 काउंसलिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अभी 7 से 8 स्कूल में मैं दे रहा हूँ और 2 ही काउंसलिंग दे रहा हूँ। उन्होंने काउंसलिंग बोलते ही आपके दिमाग में किसका वर्ड आता किसको काउंसलिंग आती है? आपको हमेशा स्टूडेंट की काउंसलिंग आएगी। तो मैंने उन स्कूल्स को कहा कि फॉरगेट अबाउट स्टूडेंट्स। हम सिर्फ पैरेंट और स्टाफ की काउंसलिंग करेंगे। हम कंटिन्यूअसली कर रहे हैं काउंसलिंग और उसका फिर रिजल्ट दे करेंगे, आउटकम चेंज हो रहेगा लोग। इनका माइंडसेट चेंज करना ज़रूरी है। वो क्यों? मैनेजमेंट को कैसे कन्विंस किया? मैं बोला क्यों ये 2 ज़रूरी है? स्टूडेंट्स को भूल जाइए आप। पहली बात ये बताइए कि आपको पैसा कौन दे रहा है? पेरेंट्स। अगर आपको उनसे ज़्यादा पैसा लेना है तो कैसे लेंगे? यू मस्ट चेंज द पेरेंट। दूसरी बात, पेरेंट जो पैसा दे रहा है, उसका सर्विस कौन डिलीवर कर रहा है? टीचर। वो चेंज होना चाहिए। अगर टीचर अपनी डिलीवरी बेस्ट करेगा, तो आप बेटर चार्ज आप पेरेंट्स को कर सकें। और जितना पेरेंट कन्विंस होगा आपके सर्विसेज से, वो उतना ज़्यादा पे करने की। ये दोनों पे कॉन्संट्रेट कीजिए। बच्चा तो खाली विक्टिम है। वो माँ-बाप के और टीचर के आगे नहीं जा सकता। वो चाहे कितना भी काउंसिल कर ले आप उसको। तो आप ये दोनों को काउंसिल कीजिए और इसके हमने रिज़ल्ट देखे, बेहतरीन रिज़ल्ट आए। और फिर टीचर्स को हमने एक हायर लर्निंग गोल भी दिया है, वो खैर काफ़ी लंबा है। लेकिन ये 2 रैपिडली करना चाहिए। अभी जो ट्रेनिंग स्टेशन है हमारे, कम से कम 6 महीने में 3 सेशन कम से कम कर रहे हैं एक स्कूल में, ये दोनों के, अलग-अलग। और चेंज आ रहा है और वो लोग कई नई चीज़ें खुद से करके उनके सामने सिर्फ इन्फॉर्मेशन रख रहे हैं। जैसे पेरेंट्स के सामने इतना ही रखते हैं कि आगे अपॉर्च्युनिटीज़ कितनी है। जैसे मैं इनको बताऊँ कि जो आर्ट्स में बच्चा जो है तो 2 लाख रुपए महीना कमा सकता है। कैसे, मैं बताता हूँ आपको पूरा बात। तो ऐसी सारी चीज़ें बताते हैं। फिर वो बोलते हैं कि साहब इस टाइप की चीज़ें आ सकती क्या स्कूल? बिल्कुल आ सकती है स्कूल्स में। तो आप ऐसे पेरेंट्स को ऐसे काउंसिल करो, वो एक पूरा स्ट्रैटेजी है कि उनको लगे कि ये चीज़ अपने स्कूल में चाहिए। फिर वो पेरेंट्स ने बोलना चाहिए स्कूल्स को कि आप ये लाइए। तो फिर जब स्कूल बोलेगा कि इसको लाने के लिए ₹200 ज़्यादा लगेंगे, तो वो देगा, क्यों नहीं देगा? और टीचर्स को बोलो कि अगर आपने इसको डिलीवर किया, तो आपकी सैलरी बढ़ सकती है। दैट्स सिंपल मैथमेटिक्स। तो ये 2 चीज़ हमने बहुत अच्छी से अभी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये 2 चीज़, हाँ, रिएक्शंस होता है। लेकिन अगर उनको बोलेंगे जैसी स्थिति है सेम पोज़ीशन में, नोबडी वांट्स टू चेंज, नोबडी वांट्स टू चेंज। चेंज ज़रूरी है क्योंकि माँ-बाप अभी भी ये समझ रहे हैं कि जैसा उन्होंने पढ़ा था, वैसे ही बच्चे को पढ़ाना है। अरे नहीं भई, बच्चे आपके 25 साल के बाद, वो किसी और वक़्त में पैदा हुए। आपके 25 साल के बाद पैदा हुए, तो 25 साल के बाद जो पढ़ाई है, वो पढ़ाई चाहिए। आप पढ़े थे वैसे नहीं। तो ये उनको कन्विंस कराना पड़ेगा और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ काउंसलिंग से हो सकता है। बाकी कोई रूल्स, कोई इम्प्लीमेंट नहीं होता। और काउंसलिंग से धीरे-धीरे असर, लेकिन रैपिड काउंसलिंग लगती है, उतना आपको थोड़ा-सा सब्र रखना पड़ेगा, लेकिन रैपिड काउंसलिंग से हमने देखा असर हुआ उसमें। ये एक तरीका। Bilal and Adil, any closing words, or would you like to add something? यस सर, फाइनल क्लोजिंग वर्ड्स फ्रॉम माय एंड विल बी, क्योंकि ये टॉपिक एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर था एंड आई थॉट कि मैं ये ज़रूर बोलूँ। जो हम स्कूल में सीखते हैं, स्कूल में आपका स्किल सेट आपको तभी मालूम पड़ता है जब आप सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। तो दैट इज़ व्हाई आपको मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, एसएसटी
सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। तो स्कूल ट्रेन्स यू टू बिकम अ जनरलिस्ट। इसको एक जनरलिस्ट होता है और फिर एक स्पेशलिस्ट होता है। तो स्कूल आपको एक जनरलिस्ट बनाता है कि तो आप जनरल चीज़ें पढ़ते हैं, आप हर सब्जेक्ट्स का बेसिक्स सीखते हैं, फाउंडेशन सीखते हैं, और फिर उसके बाद आपका इंटरेस्ट जहाँ होता है आप उसको परस्यू करते हैं। मेरा पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री में था, तो मैंने उसको परस्यू किया। मेरे दोस्त का मैथ्स और साइंस में था, तो उसने वो परस्यू किया। तो वो जनरलिस्ट जब आपको स्कूल बना देता है, उसके बाद आप कॉलेज जाते हैं टू बिकम स्पेशलिस्ट इनटू वन सब्जेक्ट। तो फिर वो आपको स्पेशलिज्म के अंदर आप स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। एंड देन दिस इज वेर यू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। आप जब स्पेशलिस्ट बन जाते हैं, तो आपका जब एक आप एक ही चीज़ पर फोकस करते हैं, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई ये स्किल सेट के साथ मैं क्या प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, और अगर जब वो मैं प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, फिर मैं उसी के ऊपर एक स्टार्टअप बिल्ड करूँगा, मैं उसी के ऊपर एक कंपनी फॉर्म करूँगा, एंड वी विल ट्राई एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो एक स्पेशलिस्ट ही एक कंपनी स्टार्ट कर सकता है यूजुअली। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास आज 1 करोड़ रुपए हैं और आप बोलेंगे कि मैं चाँद पे ले जाऊँगा एक स्पेसशिप, यू डोंट हैव द एक्सपर्टीज। आपके पास फंड है, तो आपको ढूंढना पड़ेगा कोई स्पेशलिस्ट को। तो जब वो स्पेशलिस्ट घुसता है एक बिजनेस के अंदर एंड गोज लाइक मैं ये प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, देन दे स्टार्ट अ कंपनी, एंड देन वंस यू स्टार्ट अ कंपनी, देन यू आर फोर्स्ड टू वंस अगेन बिकम अ जनरलिस्ट। क्योंकि फिर आपको सिर्फ अपना प्रोडक्ट ही नहीं बनाना, आपको एक कंपनी चलानी है, आपको उसमें फंड रेस करना है, आपको उसमें एम्प्लॉयज मैनेज करने हैं, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ एडवांटेजेस टू True. दिस। तो ये सब जो चीज़ें हैं कि आपको स्पेशलिस्ट बनना है या जर्नलिस्ट बनना है, आपको दोनों बनना है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ जनरलिस्ट, टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, हाउ टू रन अ कंपनी, हाउ टू हायर समवन, हाउ टू फायर समवन, हाउ टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ समवन। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। कुछ लोग प्रोडक्ट बना लेते हैं पर कंपनी नहीं चला पाते, और कुछ लोग कंपनी बना लेते हैं और प्रोडक्ट नहीं बना पाते। तो इट्स हैज़ टू बी द राइट फिट, और ये सब चीज़ें आपको तभी होंगी जब आप स्कूल के अपने जनरल सब्जेक्ट्स परफेक्टली पढ़ लेंगे। तो Jack of all, master of one. मास्टर ऑफ, मैं तो कहता हूँ टुडेज टाइम जनरेशन जी जो है, जनरेशन जेड जो बोलते हैं, 97 के बाद जो पैदा हुई जनरेशन, 96 के बाद, जनरेशन जेड के अंदर पोटेंशियल है टू बी जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ ऑल। आई जेन्युइनली बिलीव कि जेन जी कर सकता है ये एक जनरेशनल शिफ्ट आ चुका है। जब आप एट द एज ऑफ 19 ईयर ओल्ड सफर सर वर्सेस 19 ईयर ओल्ड टुडे, मैसिव डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस है। आज Yes, का 19 sir. ईयर ओल्ड इतना एडवांस्ड हो चुका है कि जो चीज़ें आप एट द एज ऑफ 30 सीखेंगे वो 19 पे सीख रहा है। तो द जनरेशनल जेड विल चेंज द गेम इन माय बिलीफ, इंशाल्लाह। दैट्स इट। अपन जेंजी में आते हैं शायद. मैं आता हूँ सर, मैं जेंजी में आता हूँ, इसीलिए मैं जेंजी को बहुत स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करता हूँ। फ्यूचर इज ग्रेट। Okay, wonderful. Adil, closing words, please. जी, I'll continue what Bilal bhai said. जो एक बहुत बड़ी बहस हमेशा रहती है जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट की। जब हम बच्चों को स्किल सिखाने की बात करते हैं, तो बच्चों को कोलैबोरेशन वाली स्किल सिखाए, टीम वर्क वाली स्किल सिखाए। आप कोई भी स्टार्टअप उठा के देखिए, कोई बड़े से बड़ा प्रोग्राम, कोई भी बड़े से बड़ा जो एक स्टार्टअप चल रहा है या कोई भी वेंचर चल रहा है, आप देखिए वहाँ पर कुछ लोग अपनी अपनी एक्सपर्टीज लेकर आते हैं, अपना अपना स्किल सेट लेके आते हैं, और वो कोलैबोरेशन में काम करके वो अपना टारगेट अचीव करते हैं। जैसे कहा गया कि आपके पास मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन आपके पास फाइनेंशियल स्किल्स आप लैक कर रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स लैक कर रहे हैं। एक एग्जांपल के तौर पर ही, जैसे मैं अपने स्कूल के लिए ही सोच रहा था, बीइंग एडवाइजर टू रूट्स एंड विंग्स, मैंने देखा बच्चों ने कुछ रिसर्च किया, रिसर्च करके दे हैव मेड सर्टन प्रोडक्ट्स, टी टैनिंग के लिए कुछ बनाया, मॉस्किटो रिपेलेंट के लिए कुछ बनाया, ठीक है, तो दे आर गुड रिसर्चर्स, बट दैट्स नॉट नेसेसरी कि उनकी मार्केटिंग और ब्रांडिंग स्किल्स भी उतनी ही अच्छी हो। तो उसके लिए फिर देर आर सर्टन अदर पीपल जिसके अंदर वो स्पेशलाइजेशन है, वो जिसको अच्छे से पेश कर सके। सिर्फ पैसे होना ज़रूरी नहीं है। आपने देखा होगा कि किसी के पास प्रोडक्ट्स और इनोवेशंस इतने अच्छे हैं, लेकिन वो उसको प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं कर पाए, उनके पास वो कम्युनिकेशन स्किल नहीं थी। लेकिन जैसे ही आपका कोलैबोरेशन होता है किसी के साथ जिसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, जिसकी ब्रांडिंग स्किल्स अच्छी है, आपका प्रोडक्ट इट लाइक
इट गोज टू द स्काई। तो मेरा कंक्लूजन इस पूरे डिस्कशन का यही रहेगा कि हम बच्चों को स्कूल में तो सारी चीज़ें सिखाती ही है, लेकिन जैसे अल्लाह ताला ने सबको एक जैसा नहीं बनाया, एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक। तो इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल, इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर्स टू आइडेंटिफाई दैट यूनिक पोटेंशियल। उसी पोटेंशियल को हम सराहें, उसी पोटेंशियल को और परवान चढ़ाएँ, और बाद में बच्चों को ये भी ट्रेनिंग दें कि आपकी जो एक्सपर्टीज़ है, ये दूसरी एक्सपर्टीज़ के साथ कैसे काम कर सकती है। बाय दैट वी कैन अचीव द डिज़ायर्ड आउटकम। थैंक यू। फेयर इनफ। तो आज का ये था हमारा डिस्कशन एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स पर इन स्पेसिफिक, और जनरल हमने बहुत सारे स्किल्स को डिस्कस किया। टीचर्स का रोल, स्कूल का रोल और पेरेंट्स का कोलैबोरेशन हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, रिलेशनशिप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली पेरेंट हो या स्कूल हो, एक ही पर्पस के लिए काम करते हैं, वो है बच्चे का डेवलपमेंट, बच्चे का करियर। तो इफ़ देर आर क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस प्रेजेंट, हम वो 5 मिनट में डिस्कस कर लेंगे एंड देन वी विल कंक्लूड द सेशन। पेरेंट्स को भी बच्चों को पढ़ाना होता है, जैसे सर की सर की मम्मी ने उनको पढ़ाया, तो अभी इतना ज़्यादा जनरेशन गैप आ गया है और पढ़ाई इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई कि पेरेंट्स को उसके साथ कोप अप करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ज़्यादातर पेरेंट्स चाहते हैं कि स्कूल वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि बच्चों के कंसेप्ट वगैरह सब क्लियर करे। इफ़ आई अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन करेक्टली, तो जिस तरह से सिलेबस वास्ट हो चुका है और एक जनरेशन गैप भी आ चुका है, तो अब यहाँ पर पेरेंट्स सोचते हैं कि वो स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। इस सिचुएशन में क्या करें? इज दैट करेक्ट? या एक्चुअली ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। चेंज कुछ भी नहीं हुआ। साइंस में क्या चेंज हुआ? आप अगर टॉपिक देखेंगे, ग्रेविटेशन आपको वही पढ़ाना है, अलजेब्रा वही पढ़ाना है, मैथमेटिक्स वही पढ़ाना है, इंग्लिश वही पढ़ाना है, हिंदी वही पढ़ाना है, मराठी वही पढ़ाना है। सिलेबस कम ज़्यादा हो सकता है और पढ़ाने की टेक्निक अलग हो सकती है। सब्जेक्ट कहाँ बदले? तो कोई भी अगर मैथमेटिक्स शुरू में भी पढ़ाता तो वो 2+2 4 ही होते और अभी भी 2+2 4 ही होते। तो दिस इज़ द वन थिंग। सेकंड थिंग कि सोशल मीडिया, यूट्यूब और ये सारे जो इंटरनेट है, इसका इस्तेमाल आप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए कीजिए प्लीज़। ये कर सकते हैं ना। आपने इन्वेस्ट किया है, मोबाइल पे इन्वेस्ट किया है, आपने इंटरनेट पे इन्वेस्ट किया है, व्हाई डोंट यू डू दिस? मेरे सारे बच्चे सारी हायर एग्जामिनेशन पास करे विदाउट एनी ट्यूशन। लेकिन उन्होंने इंटरनेट का इस्तेमाल किया, रिस्ट्रिक्टेड इस्तेमाल किया, लेकिन किया उन्होंने। फिज़िक्स वहाँ से पढ़ा, केमिस्ट्री वहाँ से पढ़ा, सारी चीज़ें वहाँ से। तो आपके पास तो इतने ट्यूटर है, तो आप उसको निकाल के दीजिए। पेरेंट्स उसको फ़िल्टर कर सकते हैं, उसको निकाल कर दे सकते हैं बच्चों को कि ठीक है, आपको क्या समझना है? ग्रेविटेशन समझना है, आपको मूर्स लॉ समझना है, 50 वीडियो है मूर्स लॉ में। आप उनको एक्सप्लेन कीजिए, वो वीडियो बता दीजिए, आप भी देखिए, उनको भी देखने दीजिए। तो अभी तो आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो गया। पेरेंट्स का काम बहुत ज़्यादा आसान हो गया। मतलब इतना ट्रेमेंडस मटेरियल अवेलेबल है हर चीज़ के लिए। आप हिंदी में एक ही सब्जेक्ट को हिंदी में समझो, इंग्लिश में समझो, गुजराती में समझो, सब वीडियोज़ अवेलेबल है। और कौन-सी हेल्प चाहिए आपको? आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर इंटरनेट और मोबाइल जो 24 आवर्स आपके पास है, अगर उसका इस्तेमाल टाइम पास के लिए करेंगे, तो बच्चा उसका इस्तेमाल टाइम पास के लिए करेगा। आप उसका इस्तेमाल एजुकेशन के लिए करेंगे, बच्चा उसका इस्तेमाल एजुकेशन के लिए क्या? हम उसका बहुत बेहतरीन फ़ायदा उठा चुके हैं। जो मतलब यूट्यूब का भी और बाकी जितने भी बहुत अच्छे-अच्छे लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं उसके ऊपर। तो ये बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं। और जनरेशन गैप कुछ भी नहीं है। जनरेशन गैप सिर्फ़ जो है तो टेक्नोलॉजी में आता है। हाँ, जो नई टेक्नोलॉजी, जैसे मान के चलो कंप्यूटेशनल थिंकिंग है, ये अभी मस्ट है हर एक के लिए। इसके लिए आप एडिशनल क्लासेस लगा सकते हैं या स्कूल्स में वो क्लासेस कंडक्ट हो सकती है। ये चीज़ें आप जो है तो इनकॉर्पोरेट करके आप मैनेज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, थिंकिंग जो आप जनरेशन गैप जो आपको बड़ा दिखता है ना, वो सिर्फ़ इसलिए दिखता है क्योंकि आपकी सोच धीरे-धीरे डेवलप हुई है और आपके बच्चे की सोच इमीडिएटली हुई। आपकी सोच आपके पेरेंट ने, आपके टीचर ने, आपके रिलेटिव्स ने बिल्डअप की है। आपके बच्चे की सोच फेसबुक ने और व्हाट्सएप ने की है। और आप समझ सकते हो वो कैसी हो। तो ये गैप आप बिल्कुल फ़ील कर सकते हैं। वो गैप को कम कीजिए। टेक्नोलॉजी को अगर आप बेनिफिट्स के लिए यूज़ करेंगे तो अपने आप कम हो जाता है। व्हाई डोंट यू मेक दैट डिवाइस? यू कैन नॉट अवॉइड दैट डिवाइस। अब आप डिवाइस अवॉइड कर सकते हैं मोबाइल? नहीं कर सकते। तो व्हाई नॉट यूटिलाइज़ इट?
तो उसकी तरफ क्यों नहीं ध्यान देते आप देखिए, अपना टाइम निकाल लीजिए कि आप व्हाट्सएप पे कितनी देर रहते हैं। एक 8 दिन का कैलकुलेशन कीजिए, एक चार्ट फिल अप कीजिए कि आपने आज व्हाट्सएप कितनी देर और फेसबुक कितनी देर यूज़ किया टाइम पास के लिए, बस आपको पता चल जाएगा और उसको चेंज कीजिए। बहुत अच्छा मटेरियल, आई विल डेफिनेटली टेल यू। आज आप यहीं पढ़े बैठे-बैठे आप केमिस्ट्री जो है तो एक हार्वर्ड के प्रोफेसर से पढ़ सकते हैं। कोई भी सारे बड़े प्रोफेसर, मैं 32 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है, बड़ी यूनिवर्सिटी बता रहा हूँ मैं, हार्वर्ड है, कैम्ब्रिज है, यूलीड है, जिनके सारे मटेरियल अवेलेबल है। आप उनसे पढ़ सकते हो आज। आज ऐसा प्लेटफ़ॉर्म अवेलेबल है। तो पेरेंट्स को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, वही ट्यूटोरियल आपको भी ट्रेन कर देगा, आपके बच्चे को भी ट्रेन कर देगा। हम खुद जब बच्चों को ये सारे मटेरियल निकाल कर देते हैं और वो जब पढ़ते थे, तो हम भी चलते-चलते रुक जाते थे कि कोई एक साइंटिफिक फैक्ट, कोई लॉ मेंशन हो रहा है और हम पीछे खड़े रह के देखते हैं, अरे इधर सुन लेते हैं क्या, बड़ा अच्छा बोल रहा है। तो आप प्लीज़ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए, आपका बहुत अच्छा हेल्पर है। तो डोंट वरी अबाउट दैट। जनरेशन गैप कुछ भी नहीं हुआ, जो हुआ है वो माइंडसेट में हुआ है, जस्ट बिकॉज़ ऑफ वी आर नॉट प्रॉपर्ली यूटिलाइजिंग द टेक्नोलॉजी। यूज़ टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी विल यूज़ यू। सर वन मोर थिंग इज दैट आप अगर आप पढ़ा नहीं सक रहे हैं, अगर आप पढ़ा नहीं पा रहे हैं बच्चे को, तो मेक श्योर आप फॉलो अप कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर आप दिन में 1 घंटा भी सिर्फ अपने बच्चे को बोले कि तुम बैठो किताब के सामने, चाहे वो पढ़े ना पढ़े, यू हैव टू मेक श्योर कि वो 1 घंटा बैठे। अगर आप पढ़ाए भी नहीं एंड फॉलो अप विद द टीचर, तो वो टीचर अपने टोस्ट पे रहता है कि नहीं इनके माँ बाप पूछ रहे हैं कि क्या पढ़ाया। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप टीचर नहीं हैं, अगर आप पढ़ाना नहीं चाह रहे एंड यू डोंट हैव द टाइम, तो आप बस इतना फॉलो अप लीजिए कि क्या मेरे बच्चे ने 1 घंटा किताब के सामने बैठा ही नहीं, बस बैठ गया काफ़ी है। रिगार्डलेस ऑफ अगर आप पढ़ें कि नहीं, जैसे हमारी अम्मी का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप पढ़ाएं, बट आप फॉलो अप लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको भी पढ़ाना ज़रूरी है, आपको सिर्फ फॉलो अप लेना है कि भाई आज 1 घंटा तुम बैठे, 5 to 6, 6 to 7 या जितने भी घंटे आपको पढ़ाना है, तो बस वो फॉलो अप विल चेंज द गेम। एडिंग अप टू इट, यूएसए में एक लेडी है, डेना मार्टिन, उनकी एक बुक है रेडिकल अनस्कूलिंग। और उन्होंने अपने बच्चों को कभी पढ़ाया नहीं, फॉर्मल स्कूलिंग कभी नहीं हुई, एकदम अनस्कूलिंग हुई। और बच्चा कभी भी अगर कोई ऐसा साइंटिफिक क्वेश्चन लेकर आता जो कि वो खातून को खुद को पता नहीं था, तो उसका एक सिंपल सा आंसर होता था, चलो साथ में सीखे। और वो बच्चों के साथ में सीखने लग जाती थी एंड देन इवेंचुअली वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग करते करते एक कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पर पहुंचती थी। सो दैट इज ऑल्सो वन अप्रोच विच कैन बी यूटिलाइज्ड। और हम एज अ होल कम्युनिटी या एज अ होल रीजन हम इसमें लैक कर रहे हैं कि चलो साथ में सीखते हैं, सीखने वाली चीज़ थोड़ी सी कम हो जाती है। सो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। सर आपने बताया कि सबसे पहले जो है तो पेरेंट्स की काउंसलिंग करना चाहिए और स्टूडेंट की नहीं करना चाहिए। तो आप बेसिक बुनियादी क्राइटेरिया बताइए कि पेरेंट्स की काउंसलिंग किस तरह से इजीली करना चाहिए की जा सके कि घर में ही जो है तो स्टूडेंट ही पेरेंट्स को काउंसलिंग करने के स्कूल तक जाने की जरूरत ही नहीं है कि किस तरह से उनका माइंड मुस्बत तरीके से चेंज हो सके। इसमें सिंपल है, इसके लिए कुछ सेमिनार्स ऑर्गेनाइज हो सकते हैं जैसे बाकी स्कूल्स कर रही है। तो इसके लिए सेमिनार्स एंड वर्कशॉप ऑर्गेनाइज होते हैं। और ये काउंसलिंग काउंसलर से अभी तो बहुत सारे काउंसलर्स अवेलेबल है, आप प्रोफेशनली उसको काउंसलिंग करवा सकते हैं। इसके सेमिनार ऑर्गेनाइज कीजिए, एक कम्युनिटी लेवल पे भी हो सकते हैं, स्कूल लेवल पे भी हो सकते हैं, आपके दोनों लेवल पे हो सकते हैं। लेकिन ये काउंसलिंग बहुत जरूरी है। देखो, काउंसलिंग आपकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमारे एजुकेशन में से मिसिंग है। और इसलिए आप देख लीजिए, जो बच्चे पढ़ रहे हैं बड़ा अजीब पढ़ रहे हैं, किसी को पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, उनके इंटरेस्ट का नहीं है सारी चीज़, ये जस्ट बिकॉज ऑफ। और काउंसलिंग के सेशंस आप देखेंगे यूरोप में और स्कैंडिनेवियन कंट्री देख लीजिए, शंजन देख लीजिए, यूएस देख लीजिए, ऑलमोस्ट 6 स्टैंडर्ड से काउंसलिंग सब्जेक्ट है उनको। काउंसलिंग का पहला लेसन उनके 6 सब्जेक्ट में आता है। तो बच्चों को काउंसलिंग 6 स्टैंडर्ड से होती है। 10th स्टैंडर्ड से वो क्लियर होता है कि मुझे ये करना है, क्लियर फाइनल। माँ बाप को बीच में आने की जरूरत नहीं, बच्चा सब क्लियर कर लेता है टीचर मिलके। और 11th 12th में उसका बेस बिल्डअप करता है और ग्रेजुएशन में फिर उसको मास्टर करता है। तो बस दैट्स द ओनली वे। मगरिब हो चुकी, लेट अस कंक्लूड द सेशन। ऑनलाइन ऑफलाइन, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग, जज़ाकल्लाह खैर। मैं पैनल का फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह जज़ाए खैर दे। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बनें। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।